उमर के जाने के बाद हुजरे से एक बारिश चेहरे वाला शख्स बाहर आया और बाबा के सामने आकर बैठ गया। नौजवान काफी कीमती और अच्छी सोच रखने वाला है। ऐसे नौजवान आजकल बहुत कम मिलते हैं। वो शख्स जिसका नाम तैयब था बाहर की तरफ देखकर कहने लगा, हाँ मिलते तो कम हैं लेकिन मिलते तो हैं। शायद ऐसे ही नौजवान कौम का सरमाया होते हैं। बाबा ने तबसरा करते हुए कहा, खैरियत, आज मुझे कैसे याद किया? कोई काम था क्या? तैयब ने पूछा। अच्छा, अब क्या मैं बिना खैरियत और बिना काम के अपने दोस्त को बुला भी नहीं सकता? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस करो, तुम जैसा मसरूफ बंदा बिना मतलब के अपने दोस्तों को भी वक्त नहीं देता, जैसे मुझे तो तुम्हारा पता ही नहीं। तैयब ने भी मुस्कुराते हुए कहा तो बाबा हंस पड़े। तुम्हें बड़ा पता है मेरा, बाबा ने महजूज होते हुए कहा तो तैयब ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बाहर चलते हैं। ये मस्जिद है, यहाँ जितनी हो सके बातें कम होनी चाहिए। हाँ ठीक कह रहे हो, नफली एतकाफ की नीयत तो की हुई है लेकिन फिर भी एहतियात लाजिम है, बाबा ने उठते हुए कहा। दोनों साथ साथ चलते हुए मस्जिद से बाहर आए और खुरामा खुरामा घास के मैदान की तरफ चलने लगे। तुम कह रहे थे तुम्हें बड़ा पता है मेरा, तो बताओ मेरे अलावा और भी कोई है जो तुम्हें बचपन से जानता हो? तैयब ने बाबा का एक हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, ये तुम्हें भी पता है, ऐसा और कोई नहीं। बाबा भी न जाने किन सोचों में गुम हो गए। दोनों खामोशी से चलते हुए एक दरख्त के नीचे घास पर बैठ गए। काफी देर उसी तरह खामोशी रही। दोनों शायद बचपन की यादों में गुम हो चुके थे। बाज़ औक़ात कुछ बताने और एहसास करवाने के लिए बातें जरूरी नहीं होती, बस एक दूसरे का हाथ पकड़कर खामोशी के जरिए भी बातें की जा सकती हैं और ऐसी बातें बोलने से ज्यादा पुरअसर होती हैं। तैयब, मैं तुम्हारे जिम्मे कुछ काम लगाना चाहता हूँ और किसी पर एतमाद नहीं कर सकता। ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इस काम के लिए जो कुछ चाहिए वो सब तुम्हारे पास है और उम्मीद है मुझसे बेहतर कर लोगे। बाबा ने न जाने किन सोचों में गुम होते हुए कहा, काम का मुझे अंदाजा है और तुम मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देना चाह रहे हो। मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता। तैयब ने संजीदगी से बाबा की तरफ देखते हुए कहा, इसका मतलब पुराने राब्ते अभी तक बहाल हैं? बाबा ने मुस्कुरा कर कहा तो तैयब ने इस बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया, मैंने तो छोड़ने चाहे थे, मगर वो कंबल वाली बात है कि मैं तो कंबल छोड़ता हूं मगर कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। बाबा तैयब की ये बात सुनकर हंस पड़े और कहने लगे, तो अच्छा है ना, ये चीज भी तुम्हारे काम आएगी। मुझे तुम पर फख्र है और तुम्हारी दोस्ती पर भी। मेरे लिए तुमने बहुत सी मुश्किलात मोल ली थी और लेते रहे हो, बाबा ने ममनूनियत भरे लहजे में कहा। तो तैयब ने बाबा की पुश्त पर एक हल्का सा मुक्का रसीद करते हुए कहा, ओ बस करो ये इनकिसारी, जितने काम तुम कर चुके हो मैं उसके सामने कुछ भी नहीं कर सका। बाबा ने जेब से एक यूएसबी निकालकर तैयब को देते हुए कहा, इसमें वो सब कुछ है जिसे तुम्हें जानने की जरूरत पड़ेगी। तैयब ने यूएसबी पकड़ते हुए कहा, बहुत कुछ तो मैं पहले भी जानता हूँ। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब तुम मेरी जासूसी करवाते रहे हो? तैयब ने हंसते हुए जवाब दिया, अब दोस्तों की खैर खबर तो रखनी पड़ती है ना। फिर तैयब ने अपनी जेब से एक यूएसबी निकालकर बाबा को देते हुए कहा, ये तुम रख लो। अभी हम दोनों का नहीं पता कि कब किसको किसकी जरूरत पूरी करनी पड़े और कब किसको किसकी जगह लेनी पड़े। अगर यूएसबी आगे पीछे हो भी जाए तो तुम्हें पता है मेरे सारे राज कहाँ छुपे हैं, और पासवर्ड वही है जिस तारीख को हम पहली बार बचपन में मिले थे और पहला फिक्रा जो मेरे मुंह से निकला था। तैयब ने भी एक यूएसबी निकालकर बाबा को देते हुए कहा। बाबा ने हंसते हुए यूएसबी पकड़ ली और कहने लगे, तुम्हें भी पता है मेरे सारे राज कहाँ छुपे हैं, और उसका पासवर्ड भी वही तारीख है और वो पहला फिक्रा जो तुम्हारे फिक्रे के जवाब में मेरे मुंह से निकला था। तैयब भी ये सुनकर हंसने लगा और उठते हुए कहने लगा, मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए। तुम्हें भी बहुत से काम है और मुझे भी। जो मुझे खबर मिली है वो मैंने तुम्हें बता दी है, इस बारे में होशियार रहना। बाबा ने तैयब की तरफ देखा और आंखों में आंखें डालकर बोले, तुम कभी अपनी ड्यूटी नहीं भूलते लेफ्टिनेंट जनरल साहब? तैयब ने यह सुनकर कहकहा लगाया और बोला,
साथ रिटायर्ड भी लगाना था, क्योंकि मैं कब का रिटायर्ड हो चुका हूँ यार। मगर तुमने तो किसी ओहदे और पोस्ट के बावजूद अकेले इतना कुछ किया है जितना मैं कभी न कर सका। और हमारी जब दोस्ती हुई थी उस वक्त ना कोई पोस्ट थी ना कोई ओहदा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर होता तो शायद हमारी दोस्ती भी ना होती। तैयब ने एक बार फिर बाबा के कंधे पर हाथ मारा और बोला, शायद, मगर मैं इस दोस्ती के लिए अपना ओहदा भी कुर्बान कर देता। बाबा भी उठ खड़े हुए और अपने बाजू वाह किए तो तैयब भी आगे बढ़कर बाबा के गले लग गया और बाबा को गले लगाकर भींचा और काफी देर खामोशी से एक दूसरे के साथ गले लगे रहे। शायद कुछ बातें ऐसी थीं जिनको करने के लिए ना जुबान की जरूरत थी ना अल्फाज की। जब दोनों अलग हुए तो दोनों की आंखों में नमी थी। पता नहीं फिर कभी मिलना नसीब हो या ना हो। तैयब ने अलग होते हुए कहा। बाबा ने भी इस बात में सर हिलाते और मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ ना सही तो मंजिल पर पहुंचने के बाद सही, मंजिल शहादत है। तैयब ने एक कहकहा लगा कर कहा और वापस मुड़ते हुए कहने लगा, अच्छा दोस्त, फी अमान अल्लाह, फी अमान अल्लाह। बाबा के होंठों से निकला और जाते हुए तैयब की पुश्त को तकने लगे और न जाने किन सोचों में गुम हो गए। 5 अफराद जो कि इसराइल की मुख्तलिफ खुफिया तंजीमों के मुख्तलिफ शोबों के इंचार्ज थे और क्रेव मैगा इसराइली मार्शल आर्ट में इंतहा दर्जे की महारत रखते थे, मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए पाकिस्तान पहुंच चुके थे और अब अमेरिकन एम्बेसी के एक कमरे में जमा थे। उन्होंने आते ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अपना फील्ड वर्क मुकम्मल कर चुके थे। क्या रिपोर्ट है मिस्टर जोसेफ? उनमें से एक ने एक को यूरोपियन निसात शख्स को मुखातिब करके कहा, जिसका नाम तो शायद कुछ और तो था, मगर वो एक दूसरे को पासपोर्ट पर दर्ज नामों से ही पुकार रहे थे। इसीलिए डेविड ने जोसेफ को भी फर्जी नाम से पुकारा। फील्ड का सर्वे मुकम्मल हो चुका है, जिसके नतीजे में ये बात सामने आई है कि इस मुतासरा लड़की की रिहाइशगाह पर एक प्रोफेसर, उसकी बड़ी बहन और भाई, 2 छोटे बच्चे भी रिहाइश पजीर हैं। एक बड़ी उम्र का आदमी जिसका उनसे रिश्ता कंफर्म नहीं हो सका, उसे आता जाता देखा गया है। तो आपको क्या लगता है, इनमें से किसको हमारी ज्यादा जरूरत है और किसको ये मौका और स्कॉलरशिप दिया जाए ताकि वो अपनी तालीम मुकम्मल करके यहाँ अपने मुल्क के लिए खिदमात को सर अंजाम दे सके? डेविड ने मुस्कुराते हुए जोसेफ से पूछा, जबकि बाकी अफराद खामोशी से उनकी बातें सुन रहे थे। हालांकि वो अमेरिकन एजेंसी में एक महफूज जगह बैठे थे और यहाँ वो सीनियर्स थे। इस बात को अमेरिकन सफीर के सामने भी वाज़े कर दिया गया था, लेकिन वो जानते थे हर मुल्क की एजेंसियां सफारत खानों पर खास तौर पर नजर रखती है, इसलिए वो इस वक्त भी कोड वर्ड्स में बात कर रहे थे। मेरे ख्याल में तो बाकी सब अपनी अपनी जगह सेटल हैं। अगर इन 2 बच्चों को ऐसा मौका दिया जाए तो यकीनन ये मौका और स्कॉलरशिप इनको बहुत फ़ायदा देगा और हमें भी अपने नेक मकासद में कामयाबी मिल जाएगी। बिल्कुल, ये काम मेरे ख्याल में सबसे आसान तरीका है इन लोगों की खिदमत और इनकी मदद करने का। अब तक चुप बैठे एक तीसरे फर्द जॉर्ज ने अपनी राय देते हुए कहा, क्या इन बच्चों के घर वाले मान जाएंगे? इनको कायल कैसे करना है? सब अपनी अपनी राय दें। डेविड ने पूछा तो जोसेफ ने कहा, मेरे ख्याल में पहले बच्चों को कायल किया जाए। एक बार बच्चे कायल हो जाएं तो हम उन्हें अपना सेटअप दिखाएंगे तो बच्चे यकीनन खुशी से झूम उठेंगे और अपने वालिदैन को भी ये सेटअप और स्कूल्स और यूनिवर्सिटी दिखाएंगे। तो जब वहाँ उनके वालिदैन आएंगे तो हम सब अपनी टीम्स के साथ वहाँ मौजूद होंगे और इनका पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे और इनको भी कायल करने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है जोसेफ का ख्याल ठीक है, हमें यही लायहा अमल अपनाना चाहिए। लेकिन इन बच्चों के रिश्तेदार भी होंगे। यहाँ ऐसा होता है कि वालिदैन के साथ रिश्तेदार भी हर तकरीब में पहुंचे होते हैं। जॉर्ज ने कहा तो डेविड ने जवाब दिया, अच्छी बात है, अगर उनके रिश्तेदार भी आ जाएंगे, शायद उनमें भी मुस्तहिक लोग हों जिनकी हम मदद कर सकें। इसमें तो हमें और भी खुशी होगी। क्या सब इस बात पर एग्री हैं? डेविड ने पूछा तो सबने इस बात में सर हिला दिया। कोड वर्ड्स में की गई बात सबको समझ आ चुकी थी। उन्हें पता चल चुका था कि मुतासरा लड़की यानी खोला अंकल राशिद अपनी आपी भाई जरार और 2 बच्चों के साथ रहती है और बाबा जानी का उन्हें पता न चल सका। बस इतना पता था कि कोई इनके घर आता जाता है।
प्लानिंग यही फाइनल की थी कि इन बच्चों को इस्तेमाल किया जाए और अगवा किया जाए और अपने कंट्रोल जगह पर इनको लाया जाए, जिनकी वजह से वो लड़की और बच्चों के घर वाले भी वहां बुलाए जाने पर मजबूर किए जाएंगे। और अगर वो अपने रिश्तेदारों को भी साथ लाए, मतलब कि अपनी तंजीम या साथियों को भी एक्शन का सोचकर साथ लाए, तो उनकी भी खैर खबर ले ली जाएगी। और इस चीज की तवक्को रखते हुए ही उन्हें सारा सेटअप तैयार करना था। उसके बाद वो सारे इस सेटअप और मतलूबा जगह के बारे में तबादला ख्याल करने लगे, लेकिन कोई इनकी बातें सुनता तो यही समझता कि वो यूनिवर्सिटी और स्कूल्स में तरक्याती कामों पर बहस कर रहे हैं। हैदर फाइटिंग रिंग में मास्टर के सामने खड़ा हाँप रहा था। मास्टर उसके सामने हाथ बांधे खड़ा कह रहा था, हर मुकाम, हर जगह सबसे बुनियादी किरदार दिमाग का होता है। फोकस करना सीखो, दुश्मन के अगले कदम को जहन में लाकर उसका तोड़ करना सीखो। ना सिर्फ तोड़ करना है बल्कि अपने आप को किसी भी मुमकिन वार से महफूज कर रखते हुए ऐसा वार करना है कि दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए। तुम्हारे साथ मसला ये आ रहा है कि शुरू में तुम पुरसकून होकर लड़ते हो, लेकिन अपने वार खता जाते देकर और दुश्मन के वार पड़ने पर गुस्से में आकर जज्बाती होकर ज्यादा ओछे वार करने की कोशिश करते हो, जिस चीज का फायदा उठाकर दुश्मन तुम्हारे कमजोर पहलुओं को आसानी से निशाना बना सकता है। मास्टर, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हैदर ने तकलीफ जब्त करते हुए मजबूत लहजे में कहा। आओ मेरे साथ, मास्टर ने रिंग से बाहर जाते हुए कहा तो हैदर भी मास्टर के पीछे चल पड़ा। प्रोजेक्टर रूम में पहुंचकर मास्टर कंप्यूटर के सामने बैठ गया और हैदर भी एक कुर्सी के पीछे खड़े होकर मास्टर की तरफ देखने लगा। मास्टर ने माउस और कीबोर्ड से छेड़छाड़ की और सामने स्क्रीन पर एक वीडियो नजर आने लगी, जिसे मास्टर ने पुश करके स्टॉप कर दिया और कुर्सी घुमाकर हैदर की तरफ देखा और कहने लगा, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन भी जंगी तरबियत सीखने सिखाने में दिलचस्पी लेते थे। यहाँ तक मस्जिद नबवी के सहन में भी ये खेल जारी रहता था। एक बुखारी शरीफ की हदीस है, एक ईद के मौका पर अहले हबशा मस्जिद नबवी के वसी दालान में जंगी करतब दिखा रहे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाते हैं कि क्या तुम भी ये करतब देखना पसंद करोगी, और फिर उनकी ख्वाहिश पर उन्हें अपने पीछे कर लेते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि वो देर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर ठोड़ी रखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार के साथ रुखसार मिलाकर ये खेल देखती रहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सहारे खड़े रहे, यहाँ तक कि मैं खुद थक गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अच्छा काफ़ी है, तो अब घर चली जाओ। ये ना सिर्फ एक ईद पर ऐसा हुआ बल्कि इस वक्त तकरीबन हर ईद पर ऐसे ही जंगी करतबों और मुजाहरों से खुद भी और दूसरों को भी लुत्फानंदोज करते थे। इस वक्त तलवार, नेज़ा और तीर कमान को तकरीबन लिबास का हिस्सा समझा जाता था, इसलिए इन्हीं में महारत और काबिलियत को हासिल किया जाता था। कुरान करीम में अल्लाह ताला इस चीज़ की दावत देता कि अपने आप को बेहतर बनाओ। चनांचा इरशाद है कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारे बस में जितनी कुव्वत है उसे काफिरों के लिए तैयार करके रखो। इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को कुछ खेलों की तरफ राग़िब करते थे, जैसे दौड़, तीरंदाजी, तलवारबाजी, तैराकी, घुड़सवारी वगैरह, और इन तमाम खेलों की तस्दीक अहादीस भी करती हैं जो अहादीस की मुस्तनद किताबों में मौजूद हैं। आज हमारे बच्चों को भी इन्हीं खेलों की तरफ राग़िब करने की ज़रूरत है, जो सिर्फ एक खेल ना हो बल्कि एक मकसद भी हो। हैदर गौर से मास्टर की बातें सुन रहा था। मास्टर ने दोबारा कंप्यूटर की तरफ मतवज्जा होकर कहा, दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मार्शल आर्ट्स के तरीकों को अपनाया जाता है, जैसा कि जूडो कराटे, ताई कोवांडो, कुंग फू और मुए थाई वगैरह। पहले हर मार्शल आर्ट्स के स्टाइल का एक अपना अंदाज और नज़्मो ज़ब्त होता था, लेकिन आजकल मिक्स मार्शल आर्ट को अरूज मिल रहा है। यही वजह है कि ये तमाम स्टाइल्स अब एक दूसरे में मिक्स होते जा रहे हैं, और इस मिक्स स्टाइल मार्शल आर्ट को अरूज देने में एक अहम किरदार ब्रूस ली का था, जिसने मिक्सिंग करके एक अपना नया स्टाइल निकाला जिसे उसने जेट कोंडू का नाम दिया। मुझे ज़ाती तौर पर दिफा के लिए बेस्ट कुंग फू और जारहाना कार्रवाई के लिए मुए थाई स्टाइल पसंद है। मुए थाई स्टाइल में मुक्के, कोहनी, घुटने, किक
और घुटने से पांव की तरफ जाने वाली हड्डी के वार किए जाते हैं जो दुश्मन का ज्यादा से ज्यादा नुकसान करते हैं। तमाम ममालिक की फौज में ऐसे स्पेशल कमांडोज तैयार किए जाते हैं जिनको मार्शल आर्ट का हुनर सिखाया जाता है, और पूरी दुनिया में शोहरत रखने वाले पाकिस्तानी एसएसजी के कमांडोज को भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके लिए बाकायदा अनआर्म्ड कॉम्बैट कॉम्प्लेक्स और आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग के नाम से डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जो ये ट्रेनिंग देते हैं। मास्टर, मुझे कौन सा स्टाइल सिखाया जा रहा है? हैदर ने इश्तियाक से पूछा तो मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तमाम अहम स्टाइल सिखाकर उन्हें मिक्स करके अपना दिफा और अटैक करना सिखाया जाएगा, और ये काम अब से मास्टर्स करेंगे। मेरा तुम्हारा साथ यहीं तक का था और अब आगे तुम इन्हीं से सीखोगे। हैदर ने यह सुना तो शौक सी की कैफियत में आगे बढ़ा और मास्टर की तरफ देखकर जज्बात की शिद्दत से हकलाकर कहने लगा, मगर आप क्यों नहीं? आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं सीखना किसी और से। अगर आप नहीं होंगे मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। हैदर को समझ ही नहीं आ रही थी वो क्या कहे और किस तरह अपने जज्बात मास्टर को बताए। उसकी आंखों में नमी भी उतर आई। मास्टर ने शफकत से हैदर की तरफ देखा और कहने लगा, क्यों मेरे लिए सीख रहे हो? और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास बस यही काम है? बेटे, मुझे और भी बहुत से काम होते हैं, इसीलिए अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा 2 माह का वक्त देता हूँ, किसी को 1 माह, किसी को 15 दिन। जब देखता हूँ मेरी जरूरत अब नहीं तो आगे भेज देता हूँ। तुम तैयारी करो, अब तुम्हें भी यहाँ से अगले मुकाम पर शिफ्ट होना है, लेकिन मैं तुमसे मिलूंगा जरूर, मगर उस दिन जो तुम्हारी ट्रेनिंग का आखिरी दिन होगा। हैदर बस मास्टर को तके जा रहा था। इसके लिए ये ऐसा शौक था जो अभी तक उसका दिल दहला रहा था। उसने मास्टर से इतना कुछ सीखा था जो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसे अपना पहला दिन याद आया जब मास्टर ने हैदर को दिमाग पर काबू और दर्द को काबू करने का तरीका समझाया था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मास्टर से यूं जुदा भी होना पड़ेगा। हैदर ने खुद पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन काबू पाते पाते भी उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब हैदर से रहा ना गया तो वो आगे बढ़कर मास्टर से लिपट गया जो कुर्सी से उठकर बाहर जाने को थे। बस एक बार मास्टर से लिपटना था कि हैदर की आंखों से आंसू बहने लगे और वो हिचकियां लेकर रोने लगा और रोते रोते कहने लगा, मास्टर प्लीज मत जाएं, मुझे आपसे ही सीखना है। मास्टर ने शफकत से हैदर के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, इस बात को समझो कि मुझे इससे भी ज्यादा जरूरी काम है। मुझे वो भी करने होते हैं और इंशाल्लाह हमारा ताल्लुक हमेशा बना रहेगा। तुम परेशान ना हो, बस जल्दी से अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर लो, फिर हम मिलेंगे। मास्टर ने आस्तगी से हैदर को अलग किया और सर पर हाथ फेरकर बाहर जाने के लिए कमरे के दरवाजे की तरफ जाने लगे। हैदर आंखों से आंसू साफ करते हुए मास्टर को जाते देखता रहा।